हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। दोस्तों, मैं जीआईसी ज्योग्राफी लेक्चरर का मैं 2015 का पेपर लेके आया हूँ आपके सामने। इससे पहले हमने 60 प्रश्न 2015 के आपको हल करवा दिए थे। आज मैं आपको 90 से आपका 120 तक 30 प्रश्नों को आज हम हल करेंगे भाग 2 में। ठीक दोस्तों, तो 91 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 91 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पाद है? ऑप्शन ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी है मृतपोषी, ऑप्शन सी है रसायन पोषी और ऑप्शन डी है प्राणी संभोजी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए स्वपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जिसको पादप कहते हैं। ठीक दोस्तों, जो आहार होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना आहार बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि वो यह खुद अपना आहार बनाते हैं। जबकि अन्य जो जीव जंतु होते हैं वह दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए उनको उपभोक्ता के रूप में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, 92 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 92 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है? जैविक संकेतक की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन आइसोटोप, ऑप्शन बी है जीवाश्मित पराग, ऑप्शन सी है ड्यूरिकस्ट और ऑप्शन डी है वृक्ष वलय वृद्धि। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो जीवाश्मित पराग ये भी आपका जैविक में आता है, ड्यूरिकस्ट में भी आता है और वृक्ष वलय वृद्धि ये भी आता है। जबकि ऑक्सीजन आइसोटोप ये भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है, जबकि ये तीनों आपके जैविक संकेतक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, 93 प्रश्न देखते हैं। 93 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो भारत सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, जबकि सबसे अधिक इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान करते हैं। उसके बाद आता है भारत इसमें, इस क्रम में देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, 94 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 94 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? जो सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, निम्न से कौन सा ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन परिकल्पना, ऑप्शन बी है सल्फेट परिकल्पना, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड परिकल्पना और ऑप्शन डी है ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड परिकल्पना, ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जबकि आपका ये तीनों क्लोरीन और सल्फेट और ध्रुवीय ये सब आपके ओजोन क्षरण से संबंधित है। ठीक दोस्तों, 95 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 95 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन का करने वाला उद्योग कहा जा सकता है? क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है लौह एवं इस्पात, दूसरा है बी सूती वस्त्र उद्योग, सी कह रहा है दोस्तों मोटर गाड़ी उद्योग और डी कह रहा है रसायन उर्वरक उद्योग। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है मोटर गाड़ी उद्योग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी इसका सही है। 96 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 96 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भूगोल को पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विवरण एवं व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो दोस्तों, आप इससे परिचित जरूर होंगे। यह भूगोल की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबसे अधिक मान्य देखने को मिलती है। और इसके जो अगर देखा जाए ऑप्शन में R.E. डिकिंसन, ऑप्शन बी है हेटनर, ऑप्शन सी है R. हर्टसोन और ऑप्शन डी है कार्ल सावर। तो दोस्तों, ये जो परिभाषा है यह रिचर्ड हर्टसोन की है, ऑप्शन सी R. हर्टसोन। इन्होंने अपनी पुस्तक आपका
पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में इन्होंने ये परिभाषा दिया था 1959 में। और इन्होंने पृथ्वी को या भूगोल को मुख्य रूप से क्रमबद्ध, तर्कसंगत, मुख्य रूप से यथार्थमूलक के रूप में इन्होंने मुख्य रूप से परिभाषित करने के रूप में देखा। अगली अगर हम बात करें 97 प्रश्न भी देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। ये भी बार बार परीक्षाओं में, ये जीडीसी में ये जो परिभाषा पूछा गया है, यह जीआईसी और जीडीसी में सब में ये परीक्षाएं यह आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये परिभाषा आप याद रखिएगा, और कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे हो सकता है परिभाषाएं कुछ बोलने की, कुछ परिभाषाएं बता दीजिएगा भूगोल का, तो आपको ये परिभाषा याद ही रखनी है। ठीक है दोस्तों। 97 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल एक क्षेत्रवर्णीय विज्ञान है, निम्नलिखित में से किसने इसकी व्याख्या की है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न से तो बहुत परिचित होंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं बार बार पूछी गई हैं परीक्षाओं में, और आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए है रिचर्ड हडसन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड हेटनर, और ऑप्शन सी है टॉलमी, और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड वेगनर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन वी, अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर ने मुख्य रूप से जो भूगोल को एक क्षेत्रवर्णीय विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसी से मिलता जुलता उन्होंने अरिस्टोफेन ने भी कहा था कि भूगोल एक क्षेत्रवर्णीय विज्ञान के रूप में क्षेत्रों का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों। 98 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 98 दोस्तों यह सुमेलित करने वाला है। तो जिन वृंश किससे संबंधित है, संभववाद से। तो ऑप्शन ए का थर्ड मिल रहा है। और इसका स्पेड जो किससे संबंधित है, संभाव्यतावाद से है। और अगर फिर टेलर नवनिश्चयवाद से, और रेड जेल आपके नियतिवाद या पर्यावरण नीतिवाद से संबंधित है। तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। हम देखते हैं इसका कोड, ए का थर्ड में देखते हैं 2 जगह आ रहा है। ठीक दोस्तों। और बी का डी आ रहा है, बी में डी कहाँ आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है दोस्तों। और सी का दूसरा, अब दूसरा किस में आ रहा है, सिर्फ सी में आ रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम आपका दोस्तों 99 प्रश्न देखते हैं। 99 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में से या भूगोलविदों में से किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया। ऑप्शन ए है ब्लास, ऑप्शन बी है ब्रूंस, ऑप्शन सी है सेरे, और ऑप्शन डी है डिमांजिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए आपका ब्लास ने ही सर्वप्रथम संभववाद संकल्पना को स्वीकार किया, और इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में पूरे मुख्य रूप से भूगोल जगत में मुख्य रूप से सामने लाया। जबकि अगर हम बात करें संभववाद जो शब्द है, यह लुसियन फेब्रे ने शब्द दिया था, और इसको कॉन्सेप्ट के रूप में और भूगोल जगत में इसको प्रसिद्ध करने का जो कार्य किया वह मुख्य रूप से विडाल डी ला ब्लास ने किया था, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। और जितने भी संभववादी विचारधारा से संबंधित हैं, यहाँ जितने भी हैं सब संभववादी विचारधारा से ही संबंधित हैं, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं। 100वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 100वां प्रश्न कह रहा है, भूगोल है एक प्राकृतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, क्रमबद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान। तो दोस्तों जो भूगोल है एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में देखा जाता है। भूगोल क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में आप जब पढ़ेंगे द्वैतवाद, तो हेटनर और हार्टसन की हम्बोल्ट की जब द्वैतवाद की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें हम्बोल्ट जो है भूगोल को एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में उन्होंने मुख्य रूप से वर्णन किया था। तो यहाँ पे क्रमबद्ध के रूप में देखा जा सकता है। 102वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 102वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विकास को आम जनता की वास्तविक स्वतंत्रता में विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है पाल क्रुगमैन, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी हंस सिंगर, और ऑप्शन डी फ्रांसिस फुकुयामा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। ठीक दोस्तों, अमर्त्य सेन ने ही मुख्य रूप से आपका ये कॉन्सेप्ट दिया था मानव कल्याण के रूप में। ठीक दोस्तों। 103वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्रदेश के संकल्पना को स्थान
लोक, यहाँ पर लाग लिखा है, लोक होना चाहिए, एवं कार्य के त्रिकुट के रूप में परिचारित किया एवं लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन ए एच.एस. फरलाग, ऑप्शन बी है जी डाकविक, और ऑप्शन सी है पैट्रिक गेडिज, और ऑप्शन डी है J.G.M. हिलहॉर्स्ट। तो दोस्तों ये जो कथन है कि स्थान, लोक और कार्य का, तो यह दोस्तों गेडिज का है, ठीक है, पैट्रिक गेडिज का इन्होंने दिया था, जो लिपलेस से ज़्यादा प्रभावित थे, लिपलेस संप्रदाय से ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्हीं के जो कार्य था लोक, कार्य एवं परिवार, उसी को उन्होंने मुख्य रूप से स्थान, लोक और परिवार को इन्होंने स्थान, लोक और कार्य के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, कह रहा है उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कासमास हमबोल्ट सही है। एंथ्रोपोजोग्राफी रेडियल, ये भी सही है। ज्योग्राफिका जनरलिस हेरोडोटस का, दोस्तों ये हेरोडोटस का नहीं, ये वारेनियस का है। ठीक है दोस्तों, अर्थकुंडे या रीटर का, ये भी सुमेलित है। ठीक दोस्तों, 105वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 105वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलन क्या था। ऑप्शन ए है भूवैज्ञानिक संगठन, ऑप्शन बी है पृथ्वी ग्रहों का वर्णन, ऑप्शन सी है मानव पर्यावरण अर्थ संबंध, और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय विभेदन। तो दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आयोग ने सी ऑप्शन माना है, पर्यावरण वातावरण अंतर संबंध। दोस्तों इसका ये सी उत्तर नहीं होगा, यह डी होगा, क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है दोस्तों, हमने आपसे पहले कहा था कुछ आयोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है जो मुख्य रूप से विवाद का कारण है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ से मैं ये सॉल्व करा रहा हूँ, उन्होंने शायद यह यूथ कंपटीशन का है, ठीक है, उन्होंने भी इस आंसर की को चेंज नहीं किया है, ठीक है, संशोधित उत्तर नहीं दिए हैं। तो बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, इसलिए कहते हैं कि आप डीपली पढ़ेंगे जहाँ, तभी मालूम चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत सारे हैं, चाहे GDC हो, चाहे GIC हो, चाहे LT हो, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो नेट का ही क्यों ना हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सही नहीं होता है, गलत होता है। तो आप पढ़े रहेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों, वह क्षेत्रीय विभेदन होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। इससे पहले भी हमने कराया था, जो आपका 31वां प्रश्न था कि किसने कृषि क्षेत्र में मृत्यु प्रदेश और जीवन प्रदेश को समाहित किया है, तो वहाँ पे हिटलसी दिया था, मगर वो जॉनसन था। इससे पहले हमने जो कराया था, अधिकतर लोग उससे अपरिचित हैं। तो दोस्तों आप परिचित हो जाइए, हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कीजिएगा। हम अच्छे प्रश्नों का भी कलेक्शन आता है, टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं, और जो विभिन्न प्रश्न पत्र हैं सभी क्षेत्र का, उसको भी हम सॉल्व करा रहे हैं, उसमें करेक्शन भी करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी आप यूट्यूब चैनल RK वर्ल्ड 0 से आप अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और आई बेल जो है उसको प्रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 106 प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, कौन सी चट्टान उच्च दाब तापमान के कारण बनती है। तो दोस्तों आप इससे परिचित होंगे, अगर परिचित नहीं है तो परिचित होना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस तरह से नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाते हैं सभी जगह। ऑप्शन ए प्रदा चट्टानें, ऑप्शन है अग्नि चट्टानें, ऑप्शन सी है कायांतरिक चट्टान, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, कायांतरिक चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक भी कहा जाता है, या रूपांतरित चट्टान। यह उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण ही यह परिवर्तित होता है, और परिवर्तन होने के बाद अपनी जो रूप, इसका रूप परिवर्तित हो, जैसे कोयला से डायमंड बनता है। ठीक है दोस्तों, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कठोरता आ जाती है, और ज़्यादा कठोरता आ जाती है। 107वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भू आकृतिक चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए हिटलसी, ऑप्शन बी पेंक, ऑप्शन सी WM डेविस, और ऑप्शन डी है कुर्क। यहाँ पे किर्क होना चाहिए, कुर्क लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो
इसका जो सही उत्तर है, आप सब इससे परिचित हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है विलियम मॉरिस डेविस, जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है दोस्तों। और अगर आप भूगोल के अगर विद्यार्थी हैं तो पेंग और डेविस को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न भूगोल में आते हैं। ठीक है दोस्तों। 108वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 108वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल के उत्पत्ति बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप फोकस, ऑप्शन बी है विवर्तनिक बिंदु, ऑप्शन सी है कंपन केंद्र और ऑप्शन डी है भूकंप केंद्र। तो दोस्तों उत्पत्ति केंद्र को भूकंप केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन डी, जिसको हम ईपी सेंटर का हाइपो सेंटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइपो सेंटर। और उसके ऊपर वाले जो बिंदु होता है जिसको हम अधिक केंद्र कहते हैं, इसको हाई ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसको हाइपो, उसको ईपी सेंटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति नहीं है? ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा दो प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, एक बाह्य एक आंतरिक। तो इसमें बोला कौन सा बाह्य है, कौन सा बाह्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बाह्य स्थलाकृतियाँ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यही सबसे बड़ी धोखा होती है नहीं है। हम भी ऑप्शन देख रहे थे, हमको लग रहा है कहीं हम ऑप्शन गलत पढ़ दिए क्या। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना होता है, नहीं है। इसमें से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, सही प्रश्न को भी हम गलत कर जाते हैं जो हमको आ रहा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है क्रेटर एवं कल्डेरा, ऑप्शन बी है लेकोलिथ, ऑप्शन सी है रिंग डाइक एवं ऑप्शन डी है वैथोलिथ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, जो बाह्य स्थलाकृति है, ठीक है, वो है क्रेटर एवं कल्डेरा। यह स्थलों पर इसका निर्माण होता है, जबकि लेकोलिथ, रिगडाइक और वैथोलिथ ये पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में इसका निर्माण होता है। ठीक दोस्तों। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 110वां प्रश्न कह रहा है, निम्न से कौन भूमिगत जल का प्रदर्शनात्मक कार्य नहीं है? ऑप्शन ए घोलीकरण, ऑप्शन बी है जल गतिक्रिया, ऑप्शन सी है अवघर्षण, ऑप्शन डी है संघनन। दोस्तों संघनन नहीं होता है, ठीक है, ये जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है संघनन। जबकि ये तीनों आपके घोलीकरण, जल गतिक्रिया और अवघर्षण, ये आपका भूमिगत चुनाव क्षेत्र से संबंधित है, जबकि आपका संघनन आपका जलवायु विज्ञान से संबंधित है, जबकि यह भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। 3 111वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 111वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूकंप जनित महासागरीय लहरों को जाना जाता है यस तरंगे, यस लहरें, यल लहरें, पी लहरें, सुनामी। तो दोस्तों आप इससे परिचित हैं, ठीक है। महासागरीय लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है, जो भूकंप जनित होते हैं। जब महासागरों में मुख्य रूप से अंतर्कृतिक भूकंप के द्वारा इन सुनामी की उत्पत्ति होती है, और सुनामी एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखी जाती है, और ये सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलती है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों। 112वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 112वां प्रश्न दोस्तों सम्मिलित करने के लिए है, ठीक है। ये कोई स्थलीय स्वरूप है और एक एजेंट है, ठीक है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है। इन सेल वर्क दोस्तों ये हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। आप एक का 4, ये का देखते किस पे 4 आ रहा है, वी में ही आ गया दोस्तों। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, टाइम आपका बचाना है। अगर जहाँ पर पहले ऑप्शन में ही आ जा रहा है तो आपको, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ड्रमलिन यह हिमालय से संबंधित है, पहला हो गया। दूसरा का स्प्रिट यह समुद्री लहरें से संबंधित है, 2 हो गया। और स्टेलाइट ये आपका हो गया दोस्तों मुख्य रूप से भूमिगत जल से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही था। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है? अब कह रहा है भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है। लेपिज, डोलाइन, ड्रमलिन, इवाला। तो दोस्तों ड्रमलिन आपका हिमानी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, निक्षेप से बनती है,
जबकि ये लेपेज डोलाइन वाला आपका भूमिगत मतलब चूना क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। 114वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 114वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पेंक, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है हट्टन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो दोस्तों यह परिभाषा या यह कथन हट्टन से नहीं, यह डेविस से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, डेविस ने यह कथन दिया था कि जो स्थल रूप होते हैं, ठीक है, वह संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल होते हैं। इन्हीं तीनों के द्वारा इनका इतिहास हम समझ सकते हैं। ठीक है, इनकी संरचना कैसे हुई है, किस प्रोसेस से गुजरे हुए और ये कितना समय लगा है इनको बनने में। ठीक है दोस्तों, ये इनका कोटेशन था। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों शियाल, सीमा, नीफे की पहचान की? ऑप्शन ए स्वेस, ऑप्शन बी है डाली, ऑप्शन सी है जेफरीज और ऑप्शन डी है होम्स। तो दोस्तों यह जो पहचान की थी वह स्वेस महोदय ने की थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और यह मुख्य रूप से पहचान करके, क्योंकि इनका पहचान करने का जो माध्यम था वह था इन परतों में पाए जाने वाले खनिज। ठीक है दोस्तों, खनिज के आधार पर इन्होंने मुख्य रूप से इसका नाम रखा था। अगर हम बात करें सियाल, तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम और सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम और नीफे निकल प्लस फेरियम के रूप में इन्होंने देखा था। ठीक है दोस्तों, उसी के नाम पे इन्होंने रखा था। ठीक है, सियाल सिलिका का, ठीक है, सिलिका का आपका पहला अक्षर 2 और एल्युमिनियम का पहला 2 अक्षर मिलाकर सियाल हो गया। और उसी तरह से अगर देखा जाए सीमा, ठीक है, सिलिका का पहला 2 अक्षर और मैग्नीशियम का पहला 2 अक्षर मिलकर सीमा बन गया। और निकेल, अगर हम बात करें नीफे का, तो निकेल का पहला 2 अक्षर और फेरियम का पहला 2 अक्षर मिलकर नीफे बन जाता है। ठीक दोस्तों, इन्हें ऐसा 3 परतों में पृथ्वी को मुख्य रूप से बांटा था। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चट्टान परागम में है? ठीक है दोस्तों, स्लेट, सेल, संगमरमर, चूना पत्थर परागम में है। स्लेट रूपांतरित, सेल ये भी है, मगर संगमरमर ये भी आपका रूपांतरित है। चूना पत्थर ये आपका औषधि के अंतर्गत ही आता है, मगर ये बहुत ज़्यादा परागम है। जैसे ही चूना पत्थर में आप पानी डालेंगे तुरंत ये नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा परागमगत होता है। ठीक है, परागम में होता है दोस्तों। परागम में अर्थ होता है जब हम पानी कहीं छोड़ते हैं तो तुरंत अंदर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, छिद्र बनी होती हैं, इसमें ज़्यादा स्पेस होती है। उसी तरह से बालू में होता है। ठीक दोस्तों, बालू में जैसे हम पानी डालते हैं और पानी तुरंत उस सतह से नीचे चली जाती है, क्योंकि उनमें कणों के जो दूरी होती है ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए वो जल्दी चली जाती है। अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें, चिकनी मिट्टी में पानी डालते हैं तो जाती तो है मगर बहुत धीमी धीमी जाती है, क्योंकि उसमें चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि जो कण के होते हैं मिट्टियों के बहुत ही बारीक होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इसलिए उनमें स्पेस, उसी को परागम में कहा जाता है। स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए बहुत धीमी धीमी जाती है। दूसरे चूना वाली चट्टानों में भी स्पेस बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए बहुत जल्दी जो है पानी है छन कर नीचे चला जाता है। ठीक दोस्तों, 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है एटना, ऑप्शन बी वेसुवियस, ऑप्शन सी है एलोगन और ऑप्शन डी है स्ट्रोम्बोली। तो दोस्तों जो भूमध्य सागर का स्तंभ प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है वो स्ट्रोम्बोली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी जो है आपका ये भूमध्य सागर में स्थित है, जो इटली के अंतर्गत आता है। इसी को मुख्य रूप से आपका प्रकाश स्तंभ का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है? ठीक है, पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है कायांतरिक चट्टान और ऑप्शन सी परतदार चट्टान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो पेट्रोलियम पाया जाता है वो परतदार चट्टानों में पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नदी घाटी जो क्षेत्र के समान ढाल के लंबवत विकसित होते हैं उसको कहा जाता है। नदी घाटी जो क्षेत्र के समान ढाल के लंबवत विकसित होता कहा जाता है प्रत्यानुवर्ती घाटी, क्रमानुवर्ती घाटी, अनुवर्ती घाटी, परवर्ती घाटी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है अनुवर्ती घाटी। ठीक है दोस्तों, ये ढाल के अनुरूप ही बहती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं। 30 प्रश्नों को इसमें हम समाहित करेंगे। इसके बाद हम तीसरा पार्ट लाएंगे जिसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, और संशोधित उत्तर के साथ हम लाएंगे। इसमें जो गलत उत्तर दिए हैं उसको हम छोड़ते हुए हम संशोधित उत्तर लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, जिससे आप उससे परिचित रहें और परीक्षाओं में आप गलती ना करें। ठीक दोस्तों, 20वां कह रहा है हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति का क्या कहलाती है, क्या नाम है। डॉक्टर ऑप्शन है लटकती घाटी, ऑप्शन बी है ड्रमलिन, ऑप्शन सी नुनाटक और ऑप्शन डी है श्रृंग एवं पूछ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी ड्रमलिन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ड्रमलिन जो होता है वह उल्टी नाव के समान होता है, निक्षेपात्मक स्थलाकृति होती है हिमालयी क्षेत्रों में। तो दोस्तों हमने यह 30 प्रश्न देख लिया। आगे हम इसका तीसरा भाग लाएंगे जिसमें भी 30 हमने प्रश्न आपको समाहित करेंगे। इससे पहले हमने जो पहला भाग 2015 के जीआईसी के लेक्चर के लाए उसमें 60 प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। उसमें भी हमने संशोधित कुछ प्रश्नों को उत्तर दिया है, तो आप उसको जाकर देखिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे, हो सकता है वही प्रश्न आ गया, अगर वही पढ़ के आप गए होंगे गलत उत्तर, तो आप ज़रूर पक्का आप गलत करके आएंगे, क्योंकि आप गलत ही उत्तर पढ़े हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को और जो हम प्रश्न हल करा रहे हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों धन्यवाद।